गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। अभी तक हमने दो डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज। हमारी पहली थ्योरी है जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और दूसरी थ्योरी रहेगी हमारी लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की ने भी और जीन पियाजे ने भी दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन है डेवलपमेंट का, एक पीसीएससी में से एक डोमेन है कॉग्निटिव, जिसमें मेनली आती है हमारी मेंटल स्किल्स या हाई ऑर्डर मेंटल स्किल्स, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी। इन सब में क्या होता है, दिमाग का यूज होता है, कॉग्निशन का यूज होता है। तो जीन पियाजे ने भी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। उनका जन्म हुआ 1986 में और डेथ हुई 1980 में। 1896 में जन्म हुआ और 1980 में डेथ हुई। तो पहला पॉइंट है कि जो जीन पियाजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के थे जो जीन पियाजे थे। इन्होंने इनकी थ्योरी को और क्या बोलते हैं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, तो उसका मतलब होता है हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड। मतलब कि जो नॉलेज है वो कैसे एक्वायर सीखी जाती है, कैसे डेवलप की जाती है। अब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं तो वो आप किस प्रोसेस से सीख रहे हैं, वो कैसे आप एक्वायर कर रहे हैं, कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं, इसके बारे में जानना। ये भी पार्ट है, फिलोसफी से अलग हुआ है एपिस्टेमोलॉजी भी। इनको जीन पियाजे के फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी भी बोलते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है हाउ चाइल्ड एक्वायर नॉलेज, मतलब बच्चा जो है वो कैसे नॉलेज सीखता है, एक्वायर करता है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बच्चे को क्या मानना है, नन्हा वैज्ञानिक मानना है, लिटिल साइंटिस्ट मानना है। जैसे साइंटिस्ट जो है वो खोज करता है, वैसे बच्चे भी खोज करते रहते हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। आप उनको कुछ भी दोगे, मार कर दोगे, तो वो उसको खोल के देखेगा, तोड़ तोड़ मरोड़ के देखेगा कि क्या है अंदर क्या नहीं है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है। तो जीन पियाजे ने बच्चों को क्या माना, लिटिल साइंटिस्ट माना। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब मैंने समझा दिया कि हम नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो होते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अगला है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि जो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, थॉट ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। बच्चा खुद कर करके सीखता है। बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्टर है नॉलेज का, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और जो कंस्ट्रक्टिविज्म विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, वो होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो एक जो जीन पियाजे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रेडिकल का मतलब होता है हार्डकोर कंस्ट्रक्टिविस्ट है। गेन नॉलेज बाय डूइंग, मतलब जो बच्चा है वो नॉलेज गेन करेगा, वो नॉलेज ग्रहण करेगा खुद कर करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। दूसरा एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, मतलब कि वो खुद अपनी नॉलेज बनाएगा, एक्टिव बिल्डर है नॉलेज का। तो समझ में आ गया होगा रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि हार्डकोर कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीन पियाजे ने जो है वो हेरिडिटी पर ज्यादा फोकस किया है। वाइगोस्की ने भी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने दोनों ने थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है, सिर्फ नाम अलग है। जीन पियाजे की थ्योरी का नाम है जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और लेव वाइगोस्की की थ्योरी का नाम है लेव वाइगोस सोशियो कल्चर अप्रोच। उन्होंने लेव वाइगोस्की ने एनवायरमेंट कल्चर पे ज्यादा फोकस किया है, जीन पियाजे ने हेरिडिटी पर ज्यादा फोकस किया है। दोनों ने किसकी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी मेंटल एबिलिटीज या हाई ऑर्डर मेंटल स्किल्स, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन और अटेंशन। नेक्स्ट, पियाजे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। मतलब जो पियाजे हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की, बच्चे थिंकिंग विचार कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है पियाजे ने। कब से कब तक, फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। सबसे मेन पॉइंट ये पेपर में पूछा जाता है कि पियाजे ने जो है वो डेवलपमेंट को क्या माना है, डिसकॉन्टिन्यूअस मानना है। वही लेव वाइगोस्की ने डेवलपमेंट को क्या माना है, कॉन्टिन्यूअस मानना है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, न्यू वेज टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। मतलब कि हिंदी मतलब आसान भाषा में समझाता हूं, डिसकॉन्टिन्यूअस कि जो भी साइकोलॉजिस्ट अपनी थ्योरी को स्टेजेस में देगा वो डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस मानेगा। जो भी साइकोलॉजिस्ट
ये कहेगा कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है इस चीज को सीखने के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, पियाजे ने क्या कहा कि इन सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाएगा, यानी कि बर्थ टू 2 ईयर तक। क्या ये फिक्स है कि उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 साल के अंदर, मान लो उसका जन्म हुआ 2 सितंबर 2010 को, तो ये क्या फिक्स है कि 2 सितंबर 2012 तक बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख लेगा? कि ऐसा कोई फिक्स है क्या? पर्टिकुलर मूवमेंट है कोई? नहीं है। तो जो ये पर्टिकुलर मूवमेंट मानेगा, जो अपनी थ्योरी को स्टेजेस में देगा, लेवाइगोस्की ने ये कह दिया कि बर्थ से लेके 2 साल तक बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख लेगा, डेफर्ड इमिटेशन सीख लेगा। क्या पता बच्चा 3 सितंबर 2012 को सीखे। समझ रहे हो? तो जिस जिस साइकोलॉजिस्ट ने भी अपनी स्टेजेस, अपनी थ्योरी को स्टेजेस में दे दिया, एक पर्टिकुलर मूवमेंट दे दिया, एक कि इस मूवमेंट पर ये बच्चा सीख लेगा, वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेगा। पियाजे ने भी डेवलपमेंट को क्या माना? डिसकंटिन्यूअस माना। लेकिन वैसे डेवलपमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर ये लिखा जाए कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल गलत होगा। आगे पियाजे आना चाहिए, पियाजे होना चाहिए। अगर पियाजे होगा तो ही डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होगा, वरना जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगला, लिटिल साइंटिस्ट माना बच्चों को, मतलब नन्या वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो डिस्कवर करने की। ऐसे बच्चा भी एक नन्या वैज्ञानिक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, डिस्कवर करने की, जानने की जिज्ञासा है, इसलिए बच्चे को माना नन्या वैज्ञानिक। अगला है पियाजे एक्सपेरिमेंट ऑन हिज ओन चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों पर पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है टेट में, पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया? तो अपने ही बच्चों पर किया एक्सपेरिमेंट। 4 स्टेजेस दी, 4 एलिमेंट दिए, स्टेजेस दी, इसीलिए ही तो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस माना। जो भी साइकोलॉजिस्ट स्टेजेस में अपनी थ्योरी को एक्सप्रेस करेंगे वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेंगे। जो भी साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर मूवमेंट दे देंगे, इस मूवमेंट पर ये सीख लेगा, इस मूवमेंट पर ये सीख लेगा, वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेंगे। अगला एक वर्ड है, सब इंपोर्टेंट वर्ड है पियाजे में, व्हाट इज स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है? एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मतलब या एग्जिस्टिंग नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज। मतलब कि हमारे अंदर, अगर हम अब ये पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज है। हमें अल्फाबेट्स का पता है, हमें वर्ड्स का पता है, हमें सेंटेंस बनाने आते हैं, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यदि हमें इंग्लिश ही नहीं पता होगा, यदि हमें वर्ड, सेंटेंस, फ्रेजेस, लेटर नहीं पता होंगे, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारा एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, वो होता है स्कीमा। दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ थॉट या नॉलेज। मतलब जैसे कि एक दुकानदार अपने गल्ले में 10 के नोट अलग, 20 के अलग, 50 के अलग रखता है, वैसे ही हमारे दिमाग में नॉलेज भी ऐसे फिट होती है। खान पीन की चीजों की नॉलेज अलग फिट है, पहनने ओढ़ने की चीजें अलग फिट है। मैं कह दूं शर्ट, तो कोई ये नहीं कहेगा कि खाने की चीज है शर्ट, सबको क्या पता है कि पहनने की चीज है। तो जैसे एक दुकानदार अपने गले में पैसे को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करके रखता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी जो नॉलेज है वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में रहती है। और ऑर्गेनाइज्ड कोग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्कीमा, या एग्जिस्टिंग नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स या फैक्टर। तो जीन पियाजे की थ्योरी में जीन पियाजे ने 4 एलिमेंट्स दिए हैं। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? फैक्टर। कौन कौन से हैं? पहला है मैच्योरेशन, जेनेटिक्स, हेरिडिटी या रेडीनेस टू लर्न। फैक्टर क्या होंगे? जो कोग्निटिव डेवलपमेंट को, वो कौन कौन से कारक है जो कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। यदि हमारे अंदर हेरिडिटी ही नहीं है, यदि हमारे अंदर जीन्स ही नहीं है, तो क्या हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा? तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? जीन्स होनी जरूरी है, हेरिडिटी होनी जरूरी है, मैच्योरेशन होनी जरूरी है, या रेडीनेस टू लर्न। इनके नाम अलग अलग नाम है, चारों नाम याद करने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस और एक्टिविटी। हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट एक्टिविटी कर करके भी तो होगा। हम एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा, और उससे क्या बढ़ेगा? हमारा कोग्निशन बढ़ेगा, हमारा कोग्निटिव लेवल बढ़ेगा, हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो ये भी क्या एक फैक्टर है किसका? कोग्निटिव डेवलपमेंट का। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। यदि हम सोशलाइज होंगे, दूसरे से मिलेंगे, दूसरे के विचार अपने आप को समझाएंगे, हम अपने आप को, या हम दूसरों से मिलेंगे तो दूसरों के विचार समझेंगे, अपने विचार दूसरों को समझाएंगे, तो उससे क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन से क्या होगा? हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा। उसकी जो नॉलेज है वो हम सीखेंगे, हम दूसरों से सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा?
हमारा कोग्निशन बढ़ेगा, हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। एंड लास्ट इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ जाना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप किस स्थिति में हो? असंतुलन की स्थिति में हो, डिसइक्विलिब्रेशन में हो। और फिर आपका डाउट से आप क्लियरिटी की तरफ जा रहे हो तो किस में आ गया? इक्विलिब्रेशन में आ गया, संतुलन में आ गया। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है असंतुलन से संतुलन की तरफ जाना, इम्बैलेंस टू बैलेंस जाना, कंफ्यूजन टू क्लियरिटी जाना, डाउट टू क्लियरिटी जाना, वो होता है इक्विलिब्रेशन। या फिर जो दिमाग में है और जो दुनिया में है उसका बैलेंस ही क्या होगा? इक्विलिब्रेशन। जैसे कि एक बच्चा है, वो मानता है कि ट्रेन चल रही है और पेड़ भी साथ साथ चल रही है। उसके दिमाग में क्या है? कि ट्रेन चल रही है और पेड़ भी चल रही है। लेकिन दुनिया में क्या है? सच क्या है? कि ट्रेन चल रही है, पेड़ नहीं चल रहे। तो ये क्या? डिसइक्विलिब्रेशन की सिचुएशन है। इक्विलिब्रेशन कब होगा? जो दुनिया में है और जो दिमाग में है उसका बैलेंस। जो दुनिया में है, जो दिमाग में, उसका बैलेंस ही क्या होगा? इक्विलिब्रेशन। जब बच्चे को पता चल जाएगा कि ट्रेन चल रही है, पेड़ नहीं चल रहे, तो दुनिया में क्या है और दिमाग में भी सेम चीज हो गई, बैलेंस हो गया उसका, तो वो होगा इक्विलिब्रेशन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इक्विलिब्रेशन के दो प्रोसेस है या दो पार्ट है। कौन कौन से? अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कंफ्यूजन टू क्लियरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्लियरिटी की तरफ कैसे पहुंचेंगे? तो अब उसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अडेप्टेशन होगा, हम कुछ ना कुछ अडेप्ट करेंगे। पहले सबसे पहले तो हमारे अंदर हमें कुछ अपने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी, अडेप्ट करना पड़ेगा। चिल्ड्रन लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। जो बच्चे हैं वो अडेप्टेशन के थ्रू सीखते हैं। तो इक्विलिब्रेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉलेज को एक्वायर करेंगे, नॉलेज को भर लेंगे अपने दिमाग के अंदर, स्कीमा के अंदर, ठीक है। दूसरा, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। अब मान लो कि मैंने दिमाग में नॉलेज भर ली कि मम्मी का नाम मेरे की ये है और पापा का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है और बहन का नाम ये है। मैंने एक्वायर तो कर लिया, मैंने अडेप्ट तो कर लिया इस चीज को, अडेप्टेशन तो होगी मेरी, अडेप्टेशन प्रोसेस होगा। लेकिन मैं उसको अरेंज रीअरेंज नहीं कर पा रहा। ये मेरे से कोई पूछ रहे हैं मम्मी का नाम और मैं बता रहा हूँ पापा का नाम, मेरे दिमाग में तो है, मैंने एक्वायर तो कर लिया, लेकिन मैं उसको अरेंज नहीं कर पा रहा, उसको रीअरेंज, उसको कंबाइन नहीं कर पा रहा। तो वो क्या होगा? उसका भी कोई फायदा नहीं है, उससे भी हम संतुलन में नहीं आएंगे। तो इक्विलिब्रेशन कब होगा? पहले हम अडेप्ट करें, कुछ सीखे, और जो सीखा है दिमाग में उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जैसे कि एक दुकानदार अपने पैसों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखता है ना, वैसे ही क्या करे? ऑर्गेनाइज करे उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रेशन की दो प्रोसेस है, एक अडेप्टेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। पहले अडेप्ट करेंगे, सीखेंगे, और फिर उस इंफॉर्मेशन को अरेंज रीअरेंज करेंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मेरी मम्मी का नाम क्या है, तो मैं मम्मी का ही बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो नॉलेज है वो क्या है? ऑर्गेनाइज हो चुकी है। अब अडेप्ट के साथ साथ क्या हो चुका है? ऑर्गेनाइजेशन भी। और अब फिर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब अडेप्टेशन सीखेंगे भी हम कैसे? सीखने के भी दो प्रोसेस है। कौन कौन से? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अडेप्टेशन कैसे होगा? प्रोडक्ट होगा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का। अब पूछेंगे कि व्हाट इज एसिमिलेशन एंड व्हाट इज एकोमोडेशन। मतलब बहुत कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, फिट करना नॉलेज को, किसमें? स्कीमा में। स्कीमा क्या बताया था मैंने? ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट या नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज या एग्जिस्टिंग नॉलेज। मेनली दिमाग में ऐड करना और फिट करना नॉलेज को, वो क्या होता है? एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफाई करना उस नॉलेज को, या एडजस्ट करना, किसमें? स्कीमा में, वो होता है एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगा, वो फिर क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रेशन। और संतुलन के, हम संतुलन में आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? एसिमिलेशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड और फिट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपने सबसे पहले बिल्ली देखी या डॉग देखा, आपको नहीं पता था कि ये डॉग है, तो सबसे पहले क्या देखा? एक ऑर्गेनिज्म देखा, एक एनिमल देखा जिसके दो पैर थे, दो हाथ थे, दो आंख थी, दो कान थे, थोड़ी छोटी हाइट थी। तो आप क्या आ गए? कंफ्यूजन में आ गए, ठीक है। फिर आपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये क्या है, तो मम्मी ने बताया कि जिसके दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, दो कान है, छोटी हाइट है, वो क्या होता है? डॉग होता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? इस चीज को, इंफॉर्मेशन को ऐड किया, फिट किया। वो क्या होगा? एसिमिलेशन, ठीक है। ऐड कर लिया, फिट कर लिया कि दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, वो क्या होगा? कुत्ता है, डॉग है। ये क्या किया? ऐड किया, फिट किया, फिर आपको पता चल गया कि ये डॉग है। अब क्या आ गए आप? इक्विलिब्रेशन में आ गए, संतुलन में आ गए। पहले किस में थे? असंतुलन में थे, अब
संतुलन में आ गए। ठीक है, संतुलन में आ गए, इक्विलिब्रेशन में आ गए। अब क्या होगा, एक नई सिचुएशन आई आपके पास, कैट आ गई, मान लो अब आ गई कैट। नई सिचुएशन क्या आ गई, कैट। उसके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, लेकिन उस आप फिर न्यू सिचुएशन आई तो डिसइक्विलिब्रेशन में आ गए। कैसे, वो क्या कर रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी। जो कुत्ता है वो आवाज जो वो अलग निकाल रहा था, और जो बिल्ली या कैट है वो आवाज अलग निकाल रही थी। तो फिर किस में आ गए आप, डिसइक्विलिब्रेशन में आ गए। फिर दोबारा मम्मी के पास गए, पूछा कि ये क्या है, तो मम्मी ने कहा कि बेटा ये बिल्ली है। फिर आप डिसइक्विलिब्रेशन में आए, जैसे न्यू सिचुएशन आई कि सेम सेम है, सिर्फ आवाज अलग है। तो अब आपने क्या कर, मम्मी ने क्या कहा कि बेटा जो भो भो करेगा, दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, दो कान है, जो भो भो कर रहा है वो कुत्ता है, और जो म्याऊ म्याऊ करेगी वो बिल्ली है। तो अब आपने क्या किया, उसमें मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया। न्यू सिचुएशन आई, बिल्ली डिसइक्विलिब्रेशन में आ गई कि ये तो भो भो कर, ये अलग आवाज निकाल रही है और ये आवाज आवाज निकाल रहा है, आवाज अलग अलग है। डिसइक्विलिब्रेशन में आए, फिर मम्मी के पास गए, मम्मी ने क्या कर दिया, आवाज का, साउंड का क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। उसमें मॉडिफाई कर दिया, जो आपने पहले से कुछ ऐड कर रखा था, फिट कर रखा था, उसमें क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दी। क्या, आवाज, कि बेटा जो भो भो करेगा वो कुत्ता है और जो मियाऊ करेगी वो बिल्ली है या कैट है। अब क्या करा आपने, एकोमोडेट करा, उसमें एग्जिस्टिंग स्कीमा में एकोमोडेट करा, मॉडिफाई करा, और फिर आप किसमें आ गए, इक्विलिब्रेशन में आ गए। फिर इक्विलिब्रेशन में आ गए, फिर क्या आ गए, संतुलन में आ गए, क्लियरिटी की तरफ आ गए। ठीक है, क्लियरिटी की तरफ आ गए। अब एक नई सिचुएशन आ गई, टाइगर। मान लो आपने टाइगर देख लिया, उसकी भी थोड़ा स्किन का कलर अलग था, आवाज अलग थी, वही दो हाथ, दो पैर, दो हाथ, थोड़ी ऊंची हाइट थी। ठीक है, फिर आप किसमें आ जाओगे, डिसइक्विलिब्रेशन में आ जाओगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर एकोमोडेशन होगा, फिर इक्विलिब्रेशन। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, और आप क्या करते रहेंगे, अडेप्ट करते रहेंगे। ये किसके प्रोसेस है, अडेप्टेशन के, अडेप्टेशन के। तो ऐसे क्या होगा, आप सीखते रहेंगे। सबसे पहले आप एसिमुलेट करेंगे, एसिमुलेशन करेंगे, सबसे पहले कुछ ऐड करेंगे, फिट करेंगे, फिर इक्विलिब्रेशन में आ जाएंगे। ऐड किया कि दो हाथ, दो पैर, दो आंख जो होती है वो कुत्ता होता है, ऐड कर लिया। नई सिचुएशन आई, बिल्ली, तो फिर आप डिसइक्विलिब्रेशन में आ गए, मम्मी के पास दोबारा गए, मम्मी ने मॉडिफाई कर दिया साउंड को कि बेटा जो भोभो करेगा वो कुत्ता है, जो म्याऊ करेगी वो बिल्ली है। फिर आपने क्या करा, एकोमोडेट कर लिया, और आप किसमें आ गए, इक्विलिब्रेशन में। फिर तीसरी सिचुएशन, फिर नई सिचुएशन आती रहेगी, फिर उसके बाद आप डिसइक्विलिब्रेशन में आ जाओगे, फिर एकोमोडेट करोगे, फिर इक्विलिब्रेशन में, फिर न्यू सिचुएशन, फिर डिसइक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन। ऐसे ही बच्चा लाइफ टाइम सीखता रहेगा, एडेप्टेशन होता रहेगा, और उसको ऑर्गेनाइज करता रहेगा। जो इंफॉर्मेशन अडेप्ट किया है फिर उसको ऑर्गेनाइज करता रहेगा, और किस में आता रहेगा, इक्विलिब्रेशन। जैसे मैंने बताया था कि इक्विलिब्रेशन की दो प्रोसेस, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो अडेप्ट तो यहाँ से करेगा, और उसको क्या करेगा, कंबाइन, रिकंबाइन, अरेंज करता रहेगा, और ऐसे इक्विलिब्रेशन होता रहेगा, बच्चा सीखता रहेगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बच गया कल से हम स्टेजेस करेंगे। स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, 4 स्टेजेस हैं, वो हम कल से शुरू करेंगे। आज की जो वीडियो में इंट्रोडक्शन था, जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट है, डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस माना, जो लिटिल साइंटिस्ट माना, बच्चों को 4 स्टेजेस दी, 4 ही एलिमेंट दिए, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, हेरिडिटी पर ज्यादा फोकस किया, 4 एलिमेंट दिए, मैच्योरेशन, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, रेडीनेस टू लर्न, दूसरा एक्सपीरियंस या एक्टिविटी, तीसरा सोशल इंटरेक्शन, एंड फोर्थ वन इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन के 2 पार्ट है, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो लर्न करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, जो अभी बताया कि कैसे अडेप्ट होगा। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज, रीअरेंज, कंबाइन, रिकंबाइन करना। इंफॉर्मेशन ऐड तो कर ली, अब उसको अरेंज भी तो करना है, जो कोई पूछे तो हम उसके हिसाब से आंसर दे पाए। फिर हमने पढ़ा एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन की 2 प्रोसेस, और व्हाट इज स्कीमा। ये सब आज हमने पढ़ा, बाकी का वीडियो में हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो